में ओम्स लॉ का डिस्कशन को अंतिम करते हुए लास्ट पहुंचते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टिविटी को उसके रेजिस्टेंस के बराबर बोल सकते हैं, उसके रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कब? उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? इफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ आर यूनिटी, अगर उसका लंबाई जिससे होते हुए जिसके क्रॉस जिसके अलोंग करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसका लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों इकाई हो, एक हो। हिंदी में भी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होगी। प्रतिरोधकता को हम प्रतिरोध बता सकते हैं, के बराबर बोल सकते हैं, उसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कब? यदि उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों इकाई हो। इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। एल वायर का लेंथ, तार की लंबाई या कंडक्टर की लंबाई, ए हो गया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इस टाइप का अगर हम इसको एक कंडक्टर मान लें और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम पेन के लिए देख सकते हैं सिलिंड्रिकल वायर, या हम चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं। तो लेंथ इसको कहेंगे, अगर वायर करंट इधर जा रहा हो, ये हो गया लेंथ, जिसके लॉन्ग जिसके तरफ जिसके अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कहेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर हो सकता है या किसी और भी शेप का हो सकता है। खैर, यहां पे हम कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी हम R के बराबर कब होगा? तो फॉर्मूला से क्लियर है कि रो इज इक्वल टू R तभी होगा जब L और A का मान 1 हो जाए। L बराबर भी 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर यहाँ L 1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, तो रो इंटू 1 बाय 1 रो ही बचेगा, तो रो और R बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा किसी मटेरियल का, बस बशर्ते उस कंडक्टर का लंबाई 1 मीटर होना चाहिए यूनिट लेंथ, और एरिया भी 1 मीटर का होना चाहिए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लंबाई भी इकाई होना चाहिए, इकाई लंबाई होना चाहिए, और क्षेत्रफल भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिस हो गया फ्लो कर रहा करंट उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया। तो अगर ऐसा स्थिति होगा, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो प्रतिरोधकता के बारे में अगला जो इसका प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं डेफिनेशन के बाद। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता। हम लोग पढ़े हैं कि ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर तब सही है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के स्थिति में रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। चूंकि रेजिस्टेंस को अगर हम लिखेंगे तो I रेजिस्टेंस की जगह रो L बाय A, तो फिजिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर अगर हम बदलेंगे तो टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी बदलता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, कैसे डिपेंड करता है उसको भी हम देखेंगे। तो रेजिस्टिविटी बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, और ओम का जो नियम है V और I के बीच लीनियर रिलेशन होगा, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर बदलने पर क्या होता है। प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता, ताप पर प्रतिरोधकता किस प्रकार निर्भर करता है? पहले हम लोग बात करते हैं इसमें फॉर मेटालिक
कंडक्टर मतलब धात्विक चालक के लिए। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर में अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, बहुत ज्यादा मतलब फॉर वेरी स्मॉल या फॉर स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, हिंदी में लिखेंगे ताप में छोटे परिवर्तन के लिए, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं हो तो मेटालिक कंडक्टर के लिए, धात्विक चालक के लिए रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस प्रकार डिपेंड करता है, उसके लिए समीकरण है रो एट टी, रो रेसिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का सिंबल है, तो रो एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। यहां ध्यान देना है कि रो 0 रेसिस्टिविटी है एट टेम्परेचर T0, मतलब ताप T0 पर प्रतिरोधकता। रो टी रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T, अगर हम T0 से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो T0 के बाद जो दूसरा टेम्परेचर होगा T टेम्परेचर, जिसपे हम जानना चाह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो T0 को अगर हम रो 0 मान रहे हैं तो T टेम्परेचर पे ताप T पर रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता रो T, इससे डिनोट कर रहे हैं ताप T पर प्रतिरोधकता। और T0 रेफरेंस टेम्परेचर है, कोई आधार टेम्परेचर लेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे। निर्देश टेम्परेचर अक्सर 0 केल्विन दिया जाता है, 298 केल्विन, 298 केल्विन लिया जाता है T0 को अक्सर, लेकिन किसी को भी हम चुन सकते हैं। और यहां जो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट अल्फा, इस इक्वेशन में कांस्टेंट अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, हिंदी में प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब जिस वेरिएशन के लिए बात कर रहे हैं, जिस परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं, उसमें जो हम लोग देखें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A, तो बहुत कम वेरिएशन के लिए लेंथ और एरिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो टेम्परेचर में चेंज होने के कारण जो वेरिएशन रो में देखेंगे उसी टाइप का वेरिएशन R में भी होगा। तो हम रेजिस्टेंस के लिए भी सेम इसी टाइप का फॉर्मूला, यानी अगर हम रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी के लिए लिखे हैं, प्रतिरोधकता के लिए लिखे हैं, अगर हम रेजिस्टिविटी के लिए बनाना चाहेंगे तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो R एट टेम्परेचर T इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। फॉर्मूला सेम होगा, चूंकि लेंथ और एरिया का जो भी चेंज है उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, तो जैसा वेरिएंस, जो जैसा रिलेशन रो टी और रो 0 के बीच में है, वैसे ही रिलेशन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ताप T पर प्रतिरोध और R0 के बीच भी उसी तरह का रिलेशन होगा। अब एनसीईआरटी में इस पर 3 सवाल दिया है। 3.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5, 3.7
3.8। बहुत आसान है। रेजिस्टेंस R0 दे दिया है, दो टेम्परेचर दे दिया T0 और T0 पर कितना रेजिस्टेंस है दे दिया है, T पर कितना रेजिस्टेंस है वो भी दे दिया है, और बोल रहा है अल्फा निकालने के लिए। बहुत आसानी से पुट करके बना सकते हैं इसको। या ऐसा कर सकता है कि अल्फा दे देगा, दोनों टेम्परेचर देगा, R0 दे देगा, RT निकाल लेंगे। इस तरह का सवाल है। 3.8 में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मतलब घुमा के दिया सवाल। वहां पे रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो हम दोनों जगह रेजिस्टेंस के लिए V/I लगा सकते हैं 3.8 के लिए। इस तरह से तीनों न्यूमेरिकल बना लेना है इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इस फॉर्मूला पे टेम्परेचर वेरिएशन रेजिस्टेंस का जो के लिए जो फॉर्मूला हम लोग के पास है, इस पे न्यूमेरिकल बना लेना है 3.5 एनसीईआरटी, 3.7, 3.8। अब इस एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट अल्फा है, जिसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोले, ताप गुणांक बोले, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, उसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो ऐसा होगा। और तब हम इससे यूनिट ऑफ अल्फा देख सकते हैं क्या होगा। अल्फा का मात्रक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा के लिए ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। ऊपर रेजिस्टेंस का डिफरेंस यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध, नीचे भी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध और प्रतिरोध का यूनिट कट जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर नीचे बचेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा का यूनिट हो जाएगा 1 टेम्परेचर का यूनिट। अगर हम ऐसा यूनिट में बात करेंगे तो केल्विन, या अगर हम डिग्री से बात करेंगे तो 1/डिग्री सी, या ऐसा कर दें केल्विन -1। अगर डिग्री सी बात करेंगे तो डिग्री सी -1। अब हम लोग देखते हैं कि मेटालिक कंडक्टर के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला था, उसके हिसाब से इक्वेशन तो लीनियर टाइप का बन रहा था। यहीं पर देखते हैं रो एट टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी 0। लेकिन ऐसा तब था जब टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम हो। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा, जैसे मान लेते हैं 0 से 150 के इतना केल्विन अगर हम बदल दें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होने लगेगा, तो टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा, टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी का रिलेशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, थोड़ा सा कर्व होने लगेगा, बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से भागने लगेगा, बदलने लगेगा। तो लेकिन कॉपर के लिए हम लोग धात्विक चालक यानी मेटालिक कंडक्टर, कॉपर के लिए हम लोग ऐसा एक ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि कॉपर के लिए टेम्परेचर के साथ साथ वेरिएशन इसके हिसाब से नहीं होकर कुछ बहुत कम वेरिएशन के लिए होगा स्ट्रेट लाइन के जैसा, लेकिन जैसे हम उसे बढ़ेंगे, ज्यादा वेरिएशन देने लगेंगे, टेम्परेचर में ज्यादा परिवर्तन करेंगे, तो हम देखेंगे रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बदलने लगेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि एक ऐसा मटेरियल लिया जाए जिसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे, या करे तो बहुत कम करे। तो ऐसा एक मटेरियल है नाइक्रोम, जो एलॉय है, हिंदी में कहें तो मिश्र धातु है, जो निकेल, क्रोमियम, आयरन, स्टील इस सब को मिला के बनाया जाता है। और इसमें एक ऐसा, इस तीनों को मिला के बनाने के बाद देखा जाता है कि इसका वेरिएशन टेम्परेचर सब होता है, लेकिन इतना कम होता है कि हम कह सकते हैं जैसे 200 केल्विन जाते जाते मात्र इस टाइप का, जैसे यहाँ अगर 0.2 से 0.4 भागा तो यहाँ पर 1.2 से 1.3 इस टाइप का कुछ पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएशन है लेकिन बहुत कम है। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम डिपेंड कर रहा है, और इस कारण से नाइक्रोम या इस टाइप का जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, हम उसको, जो भी इस तरह का पदार्थ है, उसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के जैसा यूज कर सकते हैं। यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टर, इसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नाइक्रोम को इसी टाइप का और भी है, नाइक्रोम तो हुआ ही, या इसी टाइप में हम लेंगे तो एक मैंगनीज भी होता है, एक और कॉन्स्टेंटन,
तरह का मटेरियल है, नाइक्रोम या मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन। पूछा जाएगा अगर कि नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटाइन का यूज हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर के रूप में करते हैं, किस लिए? हिंदी में लिखेंगे मानक प्रतिरोध बनाने के लिए, मानक प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग। तो अगर पूछेगा कि इस तीनों का मानक प्रतिरोध बनाने में, ऐसा रेजिस्टर जिसका वैल्यू बहुत कम बदले और हम उसे एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज कर सके, मानक के रूप में यूज कर सके, तो पूछेगा किस लिए? तो हम बता सकते हैं इसीलिए कि इस तीनों के लिए टेम्परेचर बदलने पर या टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा नहीं बदलता है। कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता ताप पर बहुत कम निर्भर करता है, इसलिए हम इसका प्रयोग मानक प्रतिरोध के रूप में कर सकते हैं। और अंत में हम लोग कुछ कमर्शियली यूज्ड रेजिस्टर देखते हैं, यानी व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त प्रतिरोधक, कुछ प्रतिरोधक जिसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर तौर पे करते हैं। उसमें पहला टाइप है वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कुछ ओम से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 100 ओम तक हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं मिली ओम से 100 ओम तक। लेकिन अगर हाई रेंज अगर जाएंगे तो उसके लिए कार्बन रेजिस्टर का यूज किया जाता है, जैसे किलो ओम रेजिस्टेंस अगर है तो हाई रेंज के लिए, मतलब लो रेंज का रेजिस्टेंस अगर है तो हम उसके लिए वायर बाउंड रेजिस्टर यूज करते हैं। और उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो अभी बता रहे थे, नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने में। और इसका प्रॉपर्टी हम लोग जान भी रहे हैं, इसका प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टिविटी, इन सब का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड ज्यादा नहीं करता है, टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से कम वेरिएशन होता है इसके रेजिस्टिविटी में। अब अगला है, जब हाई रेंज का चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कार्बन रेजिस्टर यूज करेंगे, जिसके लिए हम कह सकते हैं हाई रेंज में किलो ओम हो सकता है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो कार्बन रेजिस्टर जो यूज करेंगे, जैसे हम लोग लेबोरेटरी में जो भी रेजिस्टर रहता है प्रयोगशाला में, उसमें हम लोग कार्बन रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उस कार्बन रेजिस्टर का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो इस तरह का वायर टाइप का निकला रहेगा और उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, लेकिन यहाँ बड़ा करके दिखला रहा है कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर उसका रहता है। और कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पे इतना छोटा रेजिस्टर होता है, बहुत छोटा, इस टाइप का इतना साइज का होता है, तो उस पर इतना वैल्यू लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए उस पर एक कलर दिया जाता है, कलर का कुछ पट्टी दे दिया जाता है, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, इस तरह का लगातार 3 पट्टी दिया जाता है। उस कलर को देख करके हम इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं, लेकिन इस कलर के लिए, कलर से रेजिस्टेंस जानने के लिए हम एक कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है कलर कोड। हिंदी में बोलेंगे तो वर्ण संकेतन, यानी इस कोड को देख करके हम इस कोड को समझ जाएंगे, तो कलर देख करके हम इस कार्बन रेजिस्टर का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि कितना है। अब कलर कोड क्या है उसको समझते हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4 टेबल बना हुआ है, 4 कॉलम। पहला कॉलम में कलर लिखा हुआ है, पहला कॉलम कलर के लिए दिया हुआ है। दूसरा कॉलम है फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट, हिंदी में बोलेंगे पहला और दूसरा अंक के लिए दिया है। जगह बना के लिखते हैं, कलर कोड। पहला कॉलम कलर के लिए हो गया, दूसरा कॉलम हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड
डिजिट मतलब अंक। जब हम प्रतिरोध का मान लिख रहे होंगे तो पहला अंक और दूसरा अंक इसी कॉलम से आएगा कलर के हिसाब से, पहला 2 कलर के हिसाब से। फिर तीसरा जो कॉलम है मल्टीप्लायर है, और लास्ट में है टॉलरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है और इस कार्बन रजिस्टर पे 3 कलर का पट्टी दिया हुआ है। पहला कलर अगर ब्राउन कलर है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा ब्राउन है, तो हम इस कोड को कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको देखते हैं। पहला कलर है ब्राउन, तो हम इससे पहला कॉलम यानी फर्स्ट डिजिट पहला अंक लिखेंगे। तो पहला अंक ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा 1, हम लिखेंगे 1। ब्लैक के लिए 0, तो दूसरा डिजिट, अभी दूसरा डिजिट आना जरूर बाकी है। पहला डिजिट हो गया, पहला अंक हो गया, अब दूसरा अंक लेंगे 0। ब्राउन के हिसाब से 1, ब्राउन के हिसाब से 1 हो गया, ब्लैक के हिसाब से 0 हो गया, और फिर ब्राउन है, रिपीट हो सकता है। ब्राउन के लिए अब चूंकि पहला और दूसरा अंक हो गया है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट हो चुका है, अब हम जो तीसरा अंक है, तीसरा कलर है मल्टीप्लायर के लिए, मल्टीप्लाई करना है कितना, तो क्या कलर है ब्राउन। तो ब्राउन के लिए 10 टू द पावर 1 यानी हम इसमें 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ओम होगा, यानी कितना हो गया 10 गुना 10 100 ओम। इस तरह से हम इसका रेजिस्टेंस इस कलर को देख के बता सकते हैं कितना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, रेड ब्राउन ऑरेंज। अगर पहला कलर रेड है, दूसरा कलर ब्राउन है, तीसरा कलर ऑरेंज है, तो रेड के लिए पहले हम पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक नहीं बल्कि तीसरा के लिए पहला और दूसरा अंक है लेकिन तीसरा मल्टीप्लायर होगा। तो पहला के हिसाब से रेड के लिए हो जाएगा 2, ब्राउन के लिए 1 और ऑरेंज के लिए 3 नहीं, 2 अंक हो चुका है। अब हम तीसरा अंक नहीं लेंगे बल्कि तीसरा मल्टीप्लायर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा कलर यानी ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर क्या है इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरह से दोनों का क्या रेजिस्टेंस है कलर कोड देके बता सकते हैं। लेकिन एक और चीज हो सकता है, गोल्डन, सिल्वर या नो कलर लास्ट में, इस तीनों के अलावा एक कलर यहाँ एक्स्ट्रा दिया अगर रहेगा, अगर नहीं दिया है तो क्या होगा उसके लिए लास्ट है, और दिया हुआ है अलग से तीनों के से दूर थोड़ा दूसरे साइड दिया रहेगा। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इसको सिल्वर कलर, अगर सिल्वर कलर है तो हम कहेंगे सिल्वर कलर के हिसाब से चौथा अगर जो सबसे साइड का पट्टी है वह टॉलरेंस बतलाएगा। टॉलरेंस मतलब इस वैल्यू में कितना बदलाव प्लस या माइनस हो सकता है जो वैल्यू हम दे रहे हैं। तो उसमें प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना है 10%, यानी इस वैल्यू से 10% ऊपर या 10% नीचे हो सकता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी कलर नहीं रहता तो हम बोलते प्लस 20%, या अगर गोल्डन कलर रहता तो हम बोलते प्लस माइनस 5%। इस तरह से हम कलर कोड का इस्तेमाल करके, इस कलर कोड का इस्तेमाल करके किसी भी रजिस्टर का प्रयोगशाला में रहता है उसको देखेंगे, उसका कलर टेक करके हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि कितना है, या हमको जो रेजिस्टेंस चाहिए उस रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या कलर होना चाहिए वहां जाके हम उस कलर को उठा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ओम्स लॉ से रिलेटेड सारा बात खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखेंगे।